अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारा पिछला टॉपिक जो ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन का था वो कंप्लीट हो गया था। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था डिफॉरेस्टेशन का। तो डिफॉरेस्टेशन के बारे में हम देख लेते हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्या होती है। तो मैंने कल बताया था, हिंट दिया था कि फॉरेस्ट को जो काट रहे हैं हम अपनी, कह लें, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, यानी बर्निंग के लिए, उसके अलावा डिफरेंट और फर्नीचर बनाने के लिए, टिम्बर बनाने के लिए, गम्स, रेजन, मेडिसिन बनाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से दरख्तों की कटाई जो हो रही है, तो उसकी वजह से क्या नुकसानात होते हैं इन्वायरमेंट को। तो ये आज का टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन का। तो लिखा है फॉरेस्ट आर और ग्रेट वेल्थ, यानी जो जंगलात हैं वो हमारा बहुत बड़ा सरमाया है। दे ब्रिंग फेवरेबल चेंजेस इन क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। ये जो जंगलात हैं ये बहुत ज़्यादा, कह लें, खुशगवार तब्दीलियाँ लेकर आते हैं क्लाइमेट यानी आबोहवा के अंदर किसी भी इलाके की। तो अगर जंगलात होंगे तो जंगलात की वजह से क्लाइमेट अच्छा होगा, आबोहवा अच्छा होगा, अच्छे होगी। तो दे स्टॉप स्टॉर्म्स एंड ब्रिंग रेन्स, यानी ये जो स्टॉर्म्स होते हैं, तूफान होते हैं, उनको रोकते हैं और बारिश को जो है वो बरसने के लिए आसानी करते हैं। यानी इनके अंदर से जो बुखारात उठते हैं ट्रांसपिरेशन के ज़रिए, उन बुखारात से आगे कह लें बारिश होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और दे आर सोर्सेज ऑफ मैनी यूजफुल मटेरियल सच एज टिम्बर, फायरवुड, रेजिन, गम्स, मेडिसन। टिम्बर कहते हैं बड़े बड़े जैसे ये नीचे लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे वगैरह बन जाना, जिनको आगे हम यूज़ करते हैं उसके अंदर, इमारतों के अंदर उनके, कह लें, छतें डालने के लिए, और भी डिफरेंट उसके काम होते हैं, टिम्बर के जरिए हम करते हैं। और फायरवुड यानी लकड़ी जलाने के लिए, रेजिन यानी ऐसे ही है केमिकल जो चिपकाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, गम्स भी उसी में शामिल हैं, रेजन और गम्स। मेडिसिन ऐसी दवाइयाँ निकाली जा रही हैं दरख्तों से। जैसे एक एग्जांपल है मलेरिया की, जो कह लें दवाई है क्यूनीन। तो क्यूनीन भी दरख्तों के, जो सिनकोना का दरख्त है उससे निकाली जाती है, तो वो भी मेडिसिन वगैरह उससे, उसके अलावा भी कई मेडिसिन हैं जो दरख्तों से हासिल की जाती हैं। तो इनकी वजह से होता क्या है कि दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कहते हैं सॉइल का, सॉइल की अपर लेयर का उतर कर जो लोअर लेयर है उससे अलहदा हो जाना, यानी निचली लेयर जो है उसके ऊपर से जो मिनरल वाली लेयर है उसका अलहदा हो जाना, ये सॉइल इरोजन है। तो ये सॉइल इरोजन कैसे होती है? जब जमीन के ऊपर दरख्त नहीं होंगे तो हवा के झोंके से या फिर पानी के बहने से वो जो नमकियात हैं वो जो सॉइल की ऊपर वाली लेयर में है वो इरोड यानी उतर कर, बह कर या हवा के जरिए उड़कर चले जाएंगे, जिसकी वजह से जो है ज़मीन जरखेज नहीं रहेगी। तो अगर दरख्त होंगे तो वो प्रिवेंट करेंगे यानी रोकेंगे सॉइल इरोजन को। दे प्रोवाइड हैबिटेट टू अ वाइड वैरायटी ऑफ लाइफ, वाइल्ड लाइफ, यानी ये जो जंगली हयात है उसके लिए बहुत बड़ी, कह लें, हैबिटेट है, रहने की जगह है जंगल, यानी जो फॉरेस्ट है। अनफॉर्चुनेटली फॉरेस्ट आर कट टू मीट द डिमांड ऑफ टिम्बर एंड टू ऑब्टेन लैंड फॉर हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर, यानी बदकिस्मती से जो जंगलात हैं उनको काटा जा रहा है क्योंकि हमें टिम्बर यानी लकड़ी चाहिए, इसके अलावा हमें हाउसिंग या एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन चाहिए। तो इसके लिए उनको फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। एज अ रिजल्ट द इकोसिस्टम इज डिस्ट्रॉयड, जिसके नतीजे में इकोसिस्टम क्या हो रहा है? तबाह हो रहा है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलात के कटाव को, जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जंगलात का कटाव हो रहा है उसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। जैसे कि नीचे ये देखें, आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कितने सारे दरख्त जो हैं वो काट दिए गए हैं टिम्बर के लिए, लकड़ी के लिए और जगह के लिए। तो इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो इफेक्ट्स में लिखा हुआ है जैसा कि आपके सामने है कि इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन के अंदर लिखा है कि डिफॉरेस्टेशन हैज़ मैनी एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत कह लें बुरे इफेक्ट होते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। इट चेंजेस वेदर एंड क्लाइमेट, ये आबोहवा और मौसम को जो है तब्दील कर देता है। तो रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड दी सॉइल, जो दरख्तों की जड़ें हैं वो सॉइल को क्या करके रखती हैं? पकड़ के जकड़ के रखती हैं। लेकिन जब वो काट दिए जाएंगे तो कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स द सॉइल इरोजन। तो जो कटिंग ऑफ ट्री है उससे क्या होगा कि सॉइल क्या होगी? इरोड होगी,
कट फट जाएगी, ऊपर से जो जरखेज मिट्टी है या सॉइल है वो उतर जाएगी। एंड फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल इज लॉस्ट थ्रू दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान जो फर्टाइल पार्ट है जो आप इस ज़मीन का, वो क्या हो जाएगा, सारा का सारा कह लें लॉस्ट हो जाएगा, उतर जाएगा। व्हेन फॉरेस्ट आर कट, जब फॉरेस्ट को यानी जंगलात को कट किया जाता है, रेट ऑफ वेपरेशन इज रिड्यूस। वेपरेशन कहते हैं बुखारात बनने की रफ्तार, रेट ऑफ वेपरेशन। तो जब फॉरेस्ट को कट कर देंगे तो रेट ऑफ वेपरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसके रिजल्ट में लेस रेन होगी। यानी रेट ऑफ वेपरेशन के कम होने से रेन भी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट, डिफोरेस्टेशन जो है वो डिक्रीज कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड कंजप्शन बाय प्लांट, इंक्रीजिंग इट्स अमाउंट इन द एनवायरनमेंट। आपको पता है कि ये पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं। तो अगर पौधे ही कम हो जाएंगे, यानी जंगलात के अंदर से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ऑक्सीजन गैस बना रहे हैं, वो पौधों को आप काट दोगे या दरख्तों को आप काट दोगे, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट नहीं होगी ऑक्सीजन गैस में, और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंजप्शन जो है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड के कंज्यूम करते थे पौधे, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंजप्शन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंक्रीजिंग इन इट्स इन्वायरमेंट अमाउंट इन इन्वायरमेंट में इसकी अमाउंट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की इन्वायरमेंट में मकदार। दिस लीड्स टू इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा और ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसके मेन वजह हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ पर डिफॉरेस्टेशन और के क्या असरात होते हैं, तो लिखा है ऑल नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। यानी वो तमाम ऐसे प्लांट्स जो कल्टीवेट यानी काश्त नहीं किए जा सकते, नॉन कल्टीवेटेड है। नॉन डोमेस्टिक एनिमल ऐसे एनिमल जो घरों में नहीं रह सकते आम तौर पर, जैसे चिंपैंजी वगैरह है, उसको हम घर में तो नहीं रख सकते, या फिर शेर है उसको भी घर में नहीं रख सकते। तो ऐसे एनिमल जो नॉन डोमेस्टिकेटेड है ऑफ एन एरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। इन सारी चीज़ों को जो घरों में नहीं बनती या घरों में हम नहीं रख सकते, ऐसे प्लांट्स या ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं कि वो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स या प्लांट है। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉय कर देगी ये हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ की हैबिटेट जब तबाह होगी तो द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी वाइल्ड लाइफ के मादूम होने का खतरा है, मुकम्मल तौर पर उसका एक भी इंडिविजुअल जिंदा नहीं रहेगा, उसके चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। वाइल द नेचुरल बैलेंस मेंटेन्ड बाय वाइल्ड लाइफ इज डिस्टर्ब्ड। और जब ये वाइल्ड लाइफ की एक्सटिंक्शन होगी तो उसकी वजह से जो नेचर का बैलेंस है वो बैलेंस भी मेंटेन नहीं रहेगा, और वाइल्ड लाइफ की वजह से, वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन की वजह से वो भी क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देख सकता हूँ कि ये वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन को कैसे, मतलब कि एक्सटिंक्शन बैलेंस को ख़राब कर सकती है। तो इसके पीछे एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक जानदार दूसरे जानदार को खाता है, फर्ज कर लें एक खास तरह की कह लें चिड़िया है जो टिड्डी दल के जो चिड़ियाँ हैं उनको खाती है। अगर हम किसी तरीके से उन चिड़ियों को, जो चिड़िया कह लें टिड्डियों को खाती हैं, टिड्डी दल की चिड़ियों को, उनको किस तरह किसी भी वजह से अगर ख़त्म कर दें, मालूम कर दें, यानी एक वाइल्ड लाइफ की जो, या जो एक कह लें स्पीशी है उसको अगर हम ख़त्म कर देंगे तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली वो टिड्डियों की तादाद बढ़ जाएगी और वो हम सारे खेतों पर हमला करके खेतों को तबाह कर देगी। तो नेचुरल बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाता है। अगर आप एक वाइल्ड लाइफ की एक्सटेंड करते हो तो दूसरी वाइल्ड लाइफ जो, या कोई और जो इसकी वजह से मेंटेन थे बैलेंस नेचर का, वो क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दी एक्सपर्ट्स के मुताबिक एटलीस्ट 25% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ कंट्री, यानी 25% हिस्सा आपकी जो कंट्री मुल्क का है, मस्ट बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट, उसको फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ये 5% सिर्फ है। पाकिस्तान में जो फॉरेस्ट की तादाद है वो बहुत ही कम है, 25 में से 5% सिर्फ कवर्ड एरिया है फॉरेस्ट। तो ये एमसीक्यू भी है, उसके अलावा ये एक इंफॉर्मेशन भी है। फिर नीचे लिखा है ह्यूमन एक्टिविटीज़
have increased the proportion of carbon dioxide in air from 0.03 to 0.04% in about 100 years. यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की यानी हवा के अंदर तादाद निस्बत है कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03 से 0.04% इंक्रीज हुई है 10 ईयर्स 100 ईयर्स के अंदर। यानी इतनी ज़्यादा तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा है। और अगर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी हो तो फिर क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग होगी और डिजास्टर वगैरह होंगे, सैलाब आएंगे, सुनामीज आएंगी एंड डिफरेंट सो ऑन। तो देखिए साइंटिस्ट थिंक दैट इफ दिस ट्रेंड इज कंटिन्यू, अगर यही चीज़ चलती रही, यानी यही ट्रेंड चलता रहा, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर विल बी डबल्ड बाय द मिडल ऑफ द नेक्स्ट सेंचुरी। यानी जो ये हमारी अगली सेंचुरी चल रही है, अगर यही चीज़ चलती रही तो आधी सेंचुरी के अंदर ये जो मिकदार 0.03 से 0.04% का इंक्रीज हुई है वो इससे डबल होकर 0.06 से 8 तक चली जाएगी हाफ सेंचुरी के अंदर ही। कहाँ 100 साल में ये हुई है, ये 50 सालों के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके ऊपर काबू पाने के लिए कोशिशें करें कि कम से कम चीज़ों को जलाएं, कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज जो हैं उनको कम से कम करें, दरख्त लगाएं जो उन कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन गैस क्या है फोटोसिंथेसिस के जरिए रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आज का हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे कि जो कुदरती ज़राए हैं उनकी कमी जो है उसकी वजह से क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके साथ जो है इस टॉपिक के साथ हम करेंगे स्टार्ट। ठीक है, ओके।